गुड आफ्टरनून। चलो कमेंट बताओ, बाकी सबको वॉइस क्लियर है? सभी लोग बताएं, क्योंकि आज मैं डिपार्टमेंट से क्लास ले रहा हूँ, तो यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। वाईफाई तो यहाँ का इस समय करंट में वर्किंग है नहीं। तो अब पहले तो ये बताएं कि वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस नहीं आ रही? वॉइस नहीं आ रही अर्पिता, अभी नहीं आ रही वॉइस। तेज बोल दूं थोड़ा सा? अब क्लियर है? अब ठीक है। अच्छा, तो मैं स्लो बोल रहा था, अब आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि डिपार्टमेंट से क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा बताते रहिएगा, क्योंकि नेटवर्क उतना उतना अच्छा नहीं होता है यूनिवर्सिटी में जितना बाहर रहता है। वाईफाई नहीं चल रहा, प्रॉब्लम तो यही है मेन यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जिस पॉइंट पे पहुंच गए थे, हार्डी विनबर्ग अजम्पशंस पे हम लोग बात कर रहे थे, इसको समझते हैं जरा। सबसे पहले तो आप ये समझिए इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे भी किसी को अगर आवाज नहीं आए तुरंत कमेंट कर देगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस समय रुक जाऊं, या कुछ भी जब तक सही ना हो तब तक हम आगे कंटिन्यू ना करें। ठीक है, तो नाउ नाउ व्हाट इज द इक्विलिब्रियम। जैसे मान के चलते हैं इक्विलिब्रियम ये है, जैसे आपको पता है कि अगर कोई पर्सन डाई होगा, अगर कोई पर्सन डाई होगा, तो उसके पास किसी लोकस में कितने लील होंगे? 2 लील्स होंगे ना। मतलब उस लोकस के लिए कितने लील्स कंसीडर करेंगे? 2। हम पी और क्यू अलील मानते हैं यहाँ पे, पी और क्यू अलील हम लोग यहाँ पे मानते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि जो जीनोटाइप्स होंगे, तो जीनोटाइप ये हो सकता है कि कोई पर्सन होमोजाइगस फॉर पी, या हो सकता है हेट्रोजाइगस हो, या फिर होमोजाइगस क्यू हो सकता है, और टोटल मिलाकर के 1 हो जाएंगे। तो दिस इज ए इक्विलिब्रियम, दिस इज ए इक्विलिब्रियम ऑफ द जीनोटाइप्स। तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये इक्विलिब्रियम बना है यहाँ से। अगर इसको देखें, p प्लस क्यू स्क्वायर को अगर हम ओपन करें, आप लोगों ने शायद इस चीज को पढ़ा भी होगा, तो ये इक्विलिब्रियम रहता है ना, आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन करें तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये है इक्विलिब्रियम। मतलब मान के चलिए, कोई भी अगर हाइडेनबर्ग की पॉपुलेशन अगर कंसीडर करोगे, तो हमेशा जीनोटाइप का इक्विलिब्रियम यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई जीनो इक्विलिब्रियम हो, या कोई भी और अगर कोई नंबर होगा या फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं माना जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जैसे मान के चलो, अगर किसी भी पॉपुलेशन में पी की फ्रीक्वेंसी 0.70 है और क्यू की फ्रीक्वेंसी 0.30 है, ये टोटल मिला के 1.0 हो गया ना। अब बताओ इसका इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी स्क्वायर अकॉर्डिंग द HWGE? आप जरा समझ जाओगे, अकॉर्डिंग द HWGE मतलब होता है हार्डी वेनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी स्क्वायर? तो इसी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो मतलब 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 कितना होना चाहिए? 0.49। ये 0.49 होना चाहिए। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट? हेटेरोजाइगोट को ऐसे निकालते हैं 2pq के बेसिस पे, तो कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.3 कितना हो जाएगा? 0.42। तो दिस इज ए 0.42 हेटेरोजाइगोट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू स्क्वायर? तो क्यू स्क्वायर इज ए 0.30 मल्टीप्लाई 0.30 इज इक्वल टू 0.09। तो बताइए जरा इक्विलिब्रियम क्या मिला? अगर जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 0.49 है, हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी 0.42 है, और क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 0.09 है, ये टोटल 1 हो जाएगा, टोटल 1 हो जाएगा। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको इक्विलिब्रियम में दिखा? बताओ यस और नो पे आप कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करिए। ये एक इक्विलिब्रियम है? बोलो।
ये एक इक्विलिब्रियम है बिल्कुल। बताइए, आपका कमेंट नहीं आ रहा। यस यस, ठीक है ठीक है, थोड़ा जल्दी कर दिया करो कमेंट आप लोग। चलो, ये इक्विलिब्रियम है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी आपका टोटल नंबर वन तो हो ही होगा। जैसे मैं एक पॉपुलेशन में आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जैसे पी स्क्वायर है 0.30, क्यू स्क्वायर है 0.50, 2pq है 0.20। क्या ये पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे है? आप जरा बताओ, अपने आइडिया से बताओ, क्या यह पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे है? अभी जो मैंने लिखा है, क्या ये पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम पे है? ये नहीं है, क्योंकि वन तो हो गए होगा, वन से मतलब नहीं होता है। ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्या ये इक्विलिब्रियम पे है? बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे पी और क्यू की फ्रीक्वेंसी अगर हम निकाल लें, तो ये पी और क्यू की फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद पी स्क्वायर प्लस 2pq एंड क्यू स्क्वायर के बेसिस पे इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? अब हम बात करते हैं क्या कंडीशंस क्या हैं। व्हाट इज द कंडीशन या प्रिडिक्शन ऑफ द हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो सर हम प्रिडिक्शन की बात करें, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। व्हाट इज द प्रिडिक्शन ऑफ हार्डी-विनबर्ग? तो प्रिडिक्शन की बात करें तो पहले सब प्रिडिक्शन कर लेते हैं। चलो, चाहो तो पहले अब्जम्पशन कर लो या प्रिडिक्शन कर लो। चलो पहले प्रिडिक्शन कर लेते हैं। उन्होंने बताया था एलील फ्रीक्वेंसी, एलील्स फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी remain constant from generation to generation, from generation to generation। एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूं, मतलब एलील फ्रीक्वेंसी एज वेल एज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ पे P की फ्रीक्वेंसी 0.3 है, अगर अब Q की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 0.7, यही तो हो गई। तो जरा बताओ P स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.09। 2pq कितना हो जाएगा? 0.42। और Q स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.42, सॉरी 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 0.49। तो अकॉर्डिंग हार्डी-विनबर्ग जेनेटिक इक्विलिब्रियम ये फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, 0.3 रहेगी, सॉरी 0.3 रहेगी पी की। क्यू की फ्रीक्वेंसी भी 0.7 रहेगी, चाहे आप जनरेशन 1 में चले जाओ, चाहे जनरेशन 2 में चले जाओ, चाहे जनरेशन 3 में चले जाओ, चाहे जनरेशन 4 चले जाओ, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी, एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बताओ, यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक समझ में आया सभी को? आप ये समझ गए कि एलील फ्रीक्वेंसी एज वेल एज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब जरा आप ये सोचो, ये कांस्टेंट होने का
कारण क्या होगा, व्हाट इज द सम अजम्पशंस, ऐसे क्या अजम्पशंस लोगे, ऐसे क्या कंसीडरेशन होंगे कि एलील फ्रीक्वेंसी एज वेल एज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। केवल कृतिका बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, लेकिन एक नहीं है, बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। वही अजम्पशंस आपको ध्यान में रखना है। देखो जरा मैं एक साथ आपको लिखा देता हूं। पॉपुलेशन लार्ज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन शुड बी लार्ज। लार्ज की जगह पे हम टर्म इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हो, इनफाइनाइट। पॉपुलेशन शुड बी लार्ज या इनफाइनाइट, क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर स्मॉल पॉपुलेशन होगी तो हार्डी-विनवर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में भी चेंज, एलील फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज। तो ये स्मॉल पॉपुलेशन में होता क्या है, अगर कोई पॉपुलेशन स्मॉल है तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो इंटेंसिटी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करूंगा जब मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अभी इतना आप समझने की कोशिश करें कि हार्डी-विनबर्ग जो कंडीशंस हैं, वह व्हाट इज द सर्टेन कंडीशंस ऑफ हार्डी-विनबर्ग, क्या हैं जो उन्होंने बताया था अकॉर्डिंग देयर प्रिडिक्शन। व्हाट इज द प्रिडिक्शन, एलील फ्रीक्वेंसी एज वेल एज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन वन, नेक्स्ट वन इज ए पॉपुलेशन मेट रैंडमली। रैंडम मैटिंग मतलब आपको यहाँ पे रैंडम मैटिंग होना चाहिए, मतलब जो मेंबर हैं वो रैंडम मैटिंग करें, ना कि यहाँ पे कोई मैटिंग पार्टनर फिक्स हो, मैटिंग प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक मेंबर किसी भी दूसरे मेंबर से रैंडमली मेट कर सकता है। ये दूसरी कंडीशन आप शर्त कंडीशन आप इसके साथ लगाना पड़ेगा। थर्ड, अभी आपने कृतिका बहुत सही जवाब दिया था, नो माइग्रेशन। माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई हार्डी-विनबर्ग की पॉपुलेशन है तो उसका जो जीन पूल है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे कोई भी बाहर से मेंबर किसी दूसरे पॉपुलेशन से इंटर ना कर पाए और यहाँ के मेंबर बाहर भी ना जा पाए। मतलब आपको ये मत समझ लीजिए इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों नहीं होना चाहिए, इसके चलते आप माइग्रेशन ओवरऑल नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, नो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव एडवांटेज, मतलब ऐसा ना हो कि कोई पॉपुलेशन हो, कोई पर्टिकुलर मेंबर या कोई ग्रुप ऑफ मेंबर एक पर्टिकुलर बहुत ही ज्यादा फिट हो, दैट इज ए मोर फिट, और कोई दूसरा ग्रुप लेस फिट हो, मतलब वो फिटनेस में कमजोर हो, या किसी का रिप्रोडक्टिव एडवांटेज बहुत ज्यादा हो, किसी का रिप्रोडक्टिव एडवांटेज कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार की एडवांटेज नहीं होना चाहिए। एडवांटेज दो तरीके से जनरली हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक सर्वाइवल का एडवांटेज और एक रिप्रोडक्टिव का एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरीके का किसी एक पर्टिकुलर किसी एक मेंबर, मतलब जो भी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, नन ऑफ द एनी जीनोटाइप और रिप्रोडक्टिव एडवांटेज अदर किसी अदर पे, ठीक है। तो या हम ऐसे भी कह सकते हो कि अभी किसी ने बोला था एवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही पकड़ा, नो नेचुरल सिलेक्शन एट ऑल। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन, देखो नेचुरल सिलेक्शन भी एक प्रकार से उसको भी तो एक 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 प्रिकर्सर चाहिए, उसको भी तो एक फोर्स चाहिए, वो क्या है, वेरिएशन। जब तक वेरिएशंस नहीं होंगे पॉपुलेशन में, वेरिएशन इन द सेंस ऑफ हो सकता है फिटनेस में वेरिएशन हो, वहां के मेंबर में फिटनेस में वेरिएशन हो सकता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस में वेरिएशन हो। तो जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं होगा। तो हम आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन का हालांकि रिप्रोडक्टिव एडवांटेज और सर्वाइवल से ही इसका रिलेशन है। नेक्स्ट वन आएगा कंडीशन, नो म्यूटेशन एट ऑल, मतलब नो म्यूटेशन, म्यूटेशन भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने पकड़ा।
तो ये मान के चलिए ये इतने कंडीशंस हैं। इसको चाहे हेडिंग बना करके लिख सकते हो, अगर आप म्यूटेशन हेडिंग डाल लो इसके अंदर लिखते रहिए म्यूटेशन चेंज द एलई फ्रीक्वेंसी, इसलिए म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो भी डिटेल करेंगे जब आप माइग्रेशन पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? these are some conditions, these are certain conditions which followed by Hardy-Weinberg a genetic equilibrium. बोलो। यहां तक समझ में आया सभी को? यस, ओके, थैंक यू अक्षता। अब हम कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग उसको लिखते हो नहीं लिखते हो, डिपेंड करता है कि आपको वहां पे देखो। ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो आपको लेके जाना है, ये तो मेन। अब हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, वो थोड़ा सा क्या है वो उसको समझ लेते हैं। देखो, हार्डी-वेनबर्ग लॉ अजम्पशंस आर मेड, मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपसे बोला जाए कि रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए तो गलत हो जाएगा, रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं आपसे बोलूं जितने भी प्रोसेस हैं उनमें रिप्रोडक्शन तो होना पड़ेगा, तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट, एडिशनल पॉइंट है, इसको जरा समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा कुछ खास तो नहीं है, रिप्रोडक्शन तो होना चाहिए, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के भैया नेक्स्ट जनरेशन कहाँ से आएगी? क्या आप कह सकते हो कि नो रिप्रोडक्शन? ये आपको गलती करने से बचा सकता है कि आप कहीं भी ऐसा ना हो कि कंडीशन में रिप्रोडक्शन निकले। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रिप्रोडक्शन एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को अल्टर कर सकता है? आपका कमेंट होना चाहिए यस और नो में। हालांकि यहां देख करके आप कह सकते हो कि नहीं करेगा। Reproduction alone does not change the allelic and genotype frequency. Allelic frequency and genotype frequency alter नहीं कर सकता है। अब ये बताइए, अगर ये अल्टरेशन नहीं होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एवोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी, इसके मतलब आपको मान के चलते हैं जो हार्डी-वेनबर्ग की पॉपुलेशन है वो कैसी थी? नो इवॉल्विंग पॉपुलेशन या इवॉल्विंग पॉपुलेशन? जल्दी बताइए। या नॉन इवॉल्विंग, नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन या इवॉल्विंग पॉपुलेशन? कंसेप्ट जल्दी पकड़िए। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, बिल्कुल, वेरी नाइस, नॉन इवॉल्विंग। कंसेप्ट आया समझ में? नॉन इवॉल्विंग क्यों लिखा? देखो, हमको एक डाउट था कि रिप्रोडक्शन के साथ हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक प्रकार से वेरिएशन काज करता है ना, काज द वेरिएशन। लेकिन एक थ्योरी निकली कि रिप्रोडक्शन अकेला, रिप्रोडक्शन एलोन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता। तब जब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकता तो हम ये कह सकते हो आपको ये जो पॉपुलेशन है, किसकी पॉपुलेशन? हार्डी-वेनबर्ग जो पॉपुलेशन है वो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है। ये बात आपको समझ में तो आ गया होगा। दूसरा एक पॉइंट आता है कि हार्डी-वेनबर्ग जो कंसेप्ट है, क्या ये सिंगल लोकस पे अप्लाई हो सकता है? हमारे दिमाग में कंसेप्ट तो आया होगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन कंसेप्ट इज अप्लाइड ऑन सिंगल लोकस, लेकिन सिंगल लोकस मतलब ये नहीं कि आपको डाई एविड, ट्राई एविड, 3-4, लेकिन ध्यान दीजिए अप्लाई पॉपुलेशन पे होगी, लेकिन हम कंसीडरेशन एक ही लोकस करेंगे। एक ही लोकस कंसीडर करके ही हार्डी-वेनबर्ग, अब जो हार्डी-वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है, हार्डी-वेनबर्ग जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पॉपुलेशन चाहिए, लेकिन लोकस एक ही। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2-3 लोकस कंसीडर करो। व्हेन द पॉपुलेशन इन हार्डी-वेनबर्ग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। मतलब अगर मैं आपसे अभी बताया जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी किससे डिटरमाइन होती है? अभी मैंने आपको बताया था अगर पी की फ्रीक्वेंसी 0.6 दे दें और क्यू की फ्रीक्वेंसी 0.4 दे दें तो यहां से देख करके आप जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। बोलो, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो बताओ हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट? व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट? मैं चेक कर रहा हूं कि आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। अगर आपने कुछ थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको निकल जाएगा आसानी से। अगर P की फ्रीक्वेंसी 0.60 है, Q की फ्रीक्वेंसी 0.40 है, तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगोट? अर्पिता सिंह, बिल्कुल सही बोला।
बाकी लोगों को भी 0.48 आ रहा था। शिवाली मिश्रा ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है, सिंपल सा है बिल्कुल। 2pq करना पड़ेगा हेटेरोजाइगोट के लिए, तो 2 मतलब ये हो गया कि 6.6 ये हो जाएगा 0.24, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.48 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। तो मैं क्या ये बात कह सकता हूं कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द एलिक फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी हमेशा एलिक फ्रीक्वेंसी से ही डिटरमाइंड होगी आपको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे। अगर मान लीजिए आपसे मैं ये बताना कोशिश करूं कि किसी पॉपुलेशन में एलिक फ्रीक्वेंसी मुझे पता है लेकिन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये बोल दूं कि ये पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे है, तो आप थ्योरेटिकली जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी तुरंत कैलकुलेट कर लोगे तीनों? यस और नो? यस और नॉट? बिल्कुल कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है तो कल कर लोगे, और अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं होती तो नहीं कर पाते। इसलिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम पे एलिक फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कोरिलेट रहते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अगर बता दे तो एलिक फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक पॉइंट और जरा अपने पास रख लो। हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। हेटेरोजाइगोट फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सीड ओवर 50%। ये बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं हो तो यहां लिखा कैसा? आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, कभी भी 50% से ज्यादा हेटेरोजाइगोट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है, अगर P की फ्रीक्वेंसी Q की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होंगे, P और Q आपस में बराबर होंगे तो हेटेरोजाइगोट हमेशा कितने आएंगे? 50% आएंगे। ये बात भी समझ में आ गया होगा। P if P is equal to Q, if P is equal to Q, अब P is equal to Q का मतलब जानते हो क्या हुआ? P is equal to Q का मतलब जानते हो क्या हुआ? P की फ्रीक्वेंसी भी 0.5 और Q की फ्रीक्वेंसी भी 0.5, क्योंकि टोटल 1 भी तो लेना है आपको, टोटल 1 ही होना चाहिए। तो अगर P is equal to Q है तो बताओ हेटेरोजाइगोट 50% आएगा? बोलो, आएगा ना? लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कभी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। चलो ये बात भी आप समझ गए। एक चीज और समझ लो, अगर आप इस ग्राफ को बनाना चाहते हो तो समझ लो ध्यान से, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। देखो क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे एलिक फ्रीक्वेंसी लिख दिया, अब एलिक फ्रीक्वेंसी में 0.9 0.1 अलग अलग वेरी करके हमने P और Q को चेंज करके रख दिया। हम मिनिमम जा रहे हैं, Q को 0.9 ले लिया, P को 0.1 ले लिया, मतलब 0 तक, सॉरी 0 तक ले लिया। एक की 0 हो गए, की 1 हो गए, यहाँ तक चले गए। अब बताओ ये हेटेरोजाइगोट है, हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या 50% से ऊपर गई? किसी ग्राफ में देखा जाए क्या हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी कभी 50% ऊपर गई? नहीं गई। और ये कब 50% आई है? जब P इक्वल टू Q है। बहुत बढ़िया ग्राफ है ना? बहुत बढ़िया ग्राफ है एनालिसिस करने के लिए दोस्त, है ना? ऐसा बहुत बढ़िया ग्राफ है, कभी ऊपर नहीं गई ना हेटेरोजाइगोट फ्रीक्वेंसी। एक चीज और ध्यान देखिए, होमो अगर ए स्क्वायर मान लेते हैं, ए स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है मान के चलते, तो ये क्या होगा? ये मतलब ए की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। अगर ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। बोलो, इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ। अगर अगर स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी 1 हो जाए तो स्मॉल ए 100% हो जाएगा। ये दो एक्सट्रीम हो गए। बाकी तो आपको पता ही है, अलग अलग स्टेप पे ये भी आप बना सकते हो, अपने उसमें नोट्स में ऐड कर सकते हो कि ये भी ऐसा होता है। चलो, तो ये हो गया कंप्लीट अकॉर्डिंग द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हमने आपको क्या किया, मोटे मोटे शब्द बता दिए हैं, उनका डिटेल अंदर का जो अजम्पशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, उनका डिटेल आप वहां पर भी नोट लिख सकते हो। लेकिन ये अलग ही आपका टॉपिक है, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो आप चाहो तो वो अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वहीं पर लिख लीजिएगा। तो ऐसा करते हैं, ये मैंने कुछ एक साथ लिख दिए हैं, तो ऐसा करो आप इसको जरा समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से यहीं से शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, 4 तो फोर्स मैंने आपको बता दिए थे, म्यूटेशन, माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने नहीं बताया था।
देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट बताया था, डायरेक्टली नहीं बताया था, लेकिन आपको कहीं मैंने बताया था कि लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, बताया था ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन से लेना देना है, स्मॉल पॉपुलेशन। तो स्मॉल पॉपुलेशन लिखने से बढ़िया आप सीधे जेनेटिक ड्रिफ्ट लिखोगे तो ज्यादा साइंटिफिक लगेगा ना थोड़ा सा, कि आप कौन कौन से फोर्स हैं जो हार्डी विंडवर्थ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, कौन कौन से ऐसे फोर्स हैं जो एलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, यही तो आपसे पूछे गए जाएंगे। तो ये फोर्स क्या आप लिख पाओगे, अगर शार्ट में आ जाए कि डिफाइन द फोर्सेस दैट अल्टर द एलिक फ्रीक्वेंसी, तो 1 2 3 और 4, और ना मानो आप देखो सभी में शार्ट टर्म इफेक्ट एक ही है, चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी, चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे माइग्रेशन हो, चाहे जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, चाहे नेचुरल सिलेक्शन हो, सबका एक कॉमन इफेक्ट है शॉर्ट टर्म इफेक्ट में, चेंज इन एलिक फ्रीक्वेंसी। लेकिन बट थोड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट में थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको, लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट रहेगा तो फर्क दिखेगा। यहाँ पे क्या होगा, म्यूटेशन में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब शुरू में चेंज होगा। जैसे आप कोई रिएक्शन पढ़ते हो ना, रिएक्शन होती है ना, और ऐसी रिएक्शन जो रिवर्सिबल भी हो, तो एक समय पे स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होने लगती हैं, फिर हम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का फर्दर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। जो मैंने पॉइंट बोला आपको समझ में आया, फर्दर कोई चेंज नहीं आता है। सेम इसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे होगा भाई, म्यूटेशंस होंगे तो म्यूटेशन क्या करेंगे, एलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। मान लो कहीं म्यूटेशन होने से पी क्यू में चेंज हो रहा है, तो क्यू पी में भी तो चेंज हो सकता है भाई, पी क्यू में हो रहा है तो क्यू पी में भी हो सकता है। तो क्या होगा, इनिशियल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि एलिक फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो जाएगा, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, फर्दर कोई चेंज नहीं होगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो कब मिलेगा, जब फॉरवर्ड और रिवर्स के दोनों के बीच में बैलेंस मिल जाएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम रीच बिटवीन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स म्यूटेशन। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, वन बाय वन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन समरी तो समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए देखो, टीचिंग ऐसे देखो, अगर आप लोग सोचते हो कि सीधे सीधे हमको नोट्स मिल जाएं, वो नोट्स आप लोगों के पास होंगे, नोट्स की कमी नहीं है। जो आप लोगों को हमेशा कमी खलेगी वो प्रॉपर तरीके से नॉलेज, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नोट्स तो कहीं से भी मिल सकते हैं, पके पकाए नोट्स जानते हो ना, मतलब जिसको हम बहुत आसानी से रट सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप ऐसी चीजों पे आदत ना डालें तो सही होगा आगे आपके फ्यूचर के लिए। मैं आपको बहुत बार ये चीज बोल चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे मान के चलते हैं कि दो पॉपुलेशन के बीच में माइग्रेशन हो रहा है, कुछ मेंबर यहाँ जा रहे हैं, कुछ मेंबर वहां से यहाँ आ रहे हैं। अब बताइए माइग्रेशन का इफेक्ट चेंज कब तक होगा। जैसे मान लीजिए पी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0.7 है और यहाँ पे पी की फ्रीक्वेंसी 0.2 है। तो जब तक ये फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस रहेगा, दोनों में, दोनों पॉपुलेशन के किसी एक एलील की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस रहेगा, तो इस डिफरेंस को कम करने की कोशिश किया जाएगा, किससे, माइग्रेशन। अब बताओ, कम करते 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 एक समय ऐसा आएगा मेरे दोस्त कि इन दोनों की एलिक फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी ना। जब दोनों की एलिक फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो फर्दर क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मतलब चेंजेस होंगे शॉर्ट टर्म, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी आप सोर्स एंड रेसिपिएंट के बीच में अगर इक्वल हो जाए तो चेंज नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कुछ ये कहता है, हम इक्विलिब्रियम नहीं जानते क्या होता। जेनेटिक ड्रिफ्ट कभी भी इक्विलिब्रियम को सपोर्ट नहीं करता। वो क्या कर सकता है, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा तो बाई चांस, मैं ध्यान दूं, जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस, हमेशा बाई चांस टर्म यूज करते हैं, मतलब बाई चांस, रैंडमली, जस्ट बाई चांस, जस्ट बाई चांस ऐसा हो सकता है कि किसी अलील को फिक्स कर सकता है
ये पॉइंट समझ में आया? मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा, जस्ट बाय चांस, ना कि नेसेसरी है कि किसी एलील को फिक्स ही कर दे। दोनों में फर्क समझ पा रहे हो? जस्ट बाय चांस, जैसे मान के चलते हैं पी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कुछ है और क्यू क्यू है, जस्ट बाय चांस पी 100% हो गया। इज क्लियर? सब बताएंगे वन बाय वन करके। और चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या होता है? देखो, नेचुरल सिलेक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, ये आपके सिलेबस में पढ़ाऊंगा। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे यहाँ पे दो ही मेंशन है, एक तो डायरेक्शनल, दूसरा ओवर डोमिनेंस। अगर डायरेक्शनल होगा तो फिक्सेशन ऑफ वन एलील, और अगर ओवर डोमिनेंट होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। इसको हम बाद में डिटेल करेंगे, पहले इतना बता दो, समय थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, समय कम है अभी। तो ये बताइए जरा, ये समरी आपको समझ में आई कि नहीं आई? आप जरा कमेंट करके बताएंगे तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। समरी आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि समरी अगर समझ में आई, इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी कुछ बचा ही नहीं। एक और देख लो, 1 मिनट में आपको बताते हैं, नॉन रैंडम मैचिंग। अब बताओ, हार्डी विनबर्ग ने क्या अजम्पशन लिया था? रैंडम मैचिंग। हम हर चीज वही चीज देख रहे हैं जो उन्होंने कंडीशन अप्लाई की थी, वो यहाँ पे उल्टा बोल दिया। तो नॉन रैंडम मैचिंग क्या होगी मैं बताऊंगा। सबसे पहले कल ही नेक्स्ट क्लास में हम नॉन रैंडम मैचिंग पढ़ाऊंगा। इसी में आता है आपका सिलेबस लिखा होगा इन ब्रीडिंग, आपके सिलेबस में कहीं होगा इन ब्रीडिंग कहीं होगा, और ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो नॉन रैंडम मैचिंग में केवल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अल्टर करती है, ना कि एलील फ्रीक्वेंसी। ये एक पॉइंट है जो आप ध्यान रख सकते हो या कहीं नोट कर सकते हो। नॉन रैंडम मैचिंग से केवल जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अल्टर होगी, ना कि आपको एलील फ्रीक्वेंसी। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट शेड्यूल पे हमारी क्लास होगी, और हम अब बता देते हैं मैं पढ़ाऊंगा क्या आपको। मैं आपको नॉन रैंडम मैचिंग ही पढ़ाने वाला हूं। इसी में आ जाएगा, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सिलेबस के अनुसार जाओ तो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम वन बाय वन करके आगे के कंडीशन ले लूंगा, ठीक है? चलो, आज सीआर प्रेजेंट नहीं है क्या आज? अच्छा, सीआर उनसे एक बार आप पूछ सकते हो। हाँ, आज नहीं है, कुसुम नहीं है? नो सर, आज नहीं है। अच्छा, शादी में गई हैं, उनसे बोल देना सर बोल रहे थे बहुत ही शादियां हो रही हैं आपके तरफ से।